हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम दिल्ली सल्तनत का प्रशासन व्यवस्था देख रहे थे, जिसमें हमने केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था को क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। अब यहाँ पर प्रांतीय प्रशासन की जो है हम बात करते हैं। प्रांतों को विलायत या इक्ता का या खित्ता भी कहते हैं। इक्ता, खित्ता, विलायत प्रांतीय प्रशासन को। प्रांतीय प्रशासन केंद्रीय प्रशासन का प्रारूप था। प्रांतों में वली या मुख्ता या फिर नाजिम सूबेदार की नियुक्ति होती थी। मुगल अर्थ में प्रांतों की शुरुआत मोहम्मद बिन तुगलक के काल से हुआ है, जबकि आधुनिक अर्थ में प्रांतों की शुरुआत जो है अकबर के समय में हुई थी। रक्षक सेनायुक्त प्रांत या शहर मेहरूसा कहलाता था। बर्नी कहता है कि सल्तनत में कुल 20 प्रांत थे दक्षिणों को छोड़ के। मोहम्मद बिन तुगलक के समय दक्षिण प्रदेश के कुल 5 प्रांत देवगिरी, तेलंगाना, मावार, द्वार समुद्र एवं काम्पिली जो है सम्मिलित हुई थी। तो 20 प्रांत जो है दक्षिण के छोड़ के थे दिल्ली सल्तनत में, और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 20 यानी 25 जो है वो थे, प्रांत थे मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। अरब लेखक शिहाबुद्दीन उल उमर मोहम्मद बिन तुगलक के प्रांतों की संख्या 24 और इब्न बतूता 23 बताते हैं। आगे देखते हैं इक्तादारी व्यवस्था। तो इक्ता प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले जो है सल्जुकों ने की थी। किसने की थी? सल्जुकों ने की थी। ईरानी भूस्वामियों को दहकान कहा जाता था। इक्ता या अक्ता जो है अरबी भाषा का शब्द था, जिसका अर्थ इस उस विशेष भूखंड से था जिसका राजस्व सैनिकों अधिकारियों को उनके वेतन के बदले आवंटित किया जाता था। इक्ता प्राप्त व्यक्ति को मुख्ता, हाकिम, अमीर एवं आगे चलकर वजहदार कहा जाने लगा। सल्जुकों के वजीर रह चुके निजामुल मुल्क तूसी की सियासतनामा में इक़्तिदार का कार्यकाल 3 वर्ष बताया गया है। मिन्हाज ने संभवतः आयालत शब्द का प्रयोग अक्ता के अर्थ में किया है। अक्ता जिस रूप में भारत पहुंची, उसका प्रारूप सर्वप्रथम खलीफा या मुक्तादिर ने बनाया था। अब इक़्तिदार जो इक्ता होती थी वो 2 श्रेणियों में विभाजित थी। एक है इक्ता-ए तमलीक और दूसरी थी इक्ता-ए इस्तिगलाल। तो सबसे पहले देखते हैं तमलीक को। इक्ता-ए तमलीक खालसा के प्रांतीय स्तर की इक्ता। इसके अंतर्गत वह भूमि होती थी जिसमें खेती होती थी या बंजर थी, या जिसमें खाने होती थी। यह नियुक्ति द्वारा हस्तांतरित इक्ता थी जिसका संबंध भूमि से था। दूसरी है इस्तिगलाल यानी हस्तिकलाल, लघुकालिक फौजदारी या कुछ गांव के रूप में प्रदान छोटी सी इक्ता हुआ करती थी। इसे स्वभोगाधिकारी संबंधी इक्ता भी कहा जाता था। इसका संबंध प्रति से होता था। अल मावर्दी ने इसे जीवन यापन के लिए राजस्व का हस्तांतरण कहा है। तो फिर इक्ता के अनुमानित आय में बढ़ोतरी, फवाजिल इक्ता से प्राप्त अतिरिक्त आय जो कि केंद्र का हिस्सा होती थी। सुल्तान जलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को फवाजिल भेजने से मुक्त कर दिया था। इक्तादारी प्रथा जो है सामंतवाद से इस अर्थ में भिन्न है कि एक तो इसमें केंद्र का नियंत्रण ज़्यादा था, दूसरे ये हस्तांतरित एवं वंशानुगत नहीं थी। हस्तांतरित होने के कारण रेवती ने इक्ता को यूरोप में प्रचलित फीफ के समकक्ष समझने की भूल की थी। इस व्यवस्था के मुख्यतः 2 उद्देश्य थे। प्रथम, सामंतवाद के राजनीतिक स्वरूप को समाप्त करना। द्वितीय, दूर-दराज के क्षेत्रों को केंद्र से जोड़ना। इक्ता प्राप्त सुल्तान की बेगमें तथा धार्मिक व्यक्ति इक्ता धारकों की अंतिम श्रेणी में आते थे। सुल्तान के समान मुक्ता भी भूमि का निःशुल्क अनुदान कर सकता था। जैसे बदायूं के मुक्ता
ताजुद्दीन संजर कुतलुग ने मिन्हाज को जो है जीवन यापन करने के लिए एकता दी थी। मिन्हाज को मुक्ता जो है बलबन से भी 30,000 जीतल ही आय वाला गांव प्राप्त हुआ था। लखनौती यानी बंगाल को विद्रोह की एकता कहा गया था। अब भारत में इक्तेदारी का विकास देख लेते हैं थोड़ा सा। मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी के समय देखते हैं भारत में इक्तेदारी प्रथा आरंभ मोहम्मद गोरी ने किया था और 1900 1192 में ऐबक को यानी हांसी की एकता और मलिक नसरुद्दीन तैमूर को उच्च एवं मुल्तान की एकता दी गई थी। तदुपरांत उसने मलिक नसरुद्दीन कुबाचा को उच्चा उच्च या इक़्तिदार बनाया था। ऐबक ने भी इसे विस्तार दिया था और उसने इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत की सबसे महत्वपूर्ण एकता बदायूं का इक़्तिदार बनाया था। इल्तुतमिश की बात करें, हालांकि गौरी एवं ऐबक ने एकता व्यवस्था में छिटपुट स्तर पर ही कार्य किया था। वह तो इल्तुतमिश ही था जिसने एक निश्चित नीति के तहत इक़्तिदारी व्यवस्था को अपने प्रशासन का अंग बनाया था। बर्नी के अनुसार इल्तुतमिश ने दोआब क्षेत्र में 2000 तुर्क सैनिकों को एकता दिया था। बलबन का देखते हैं, उसने एकताओं को ख्वाजा या साहिब दीवान की नियुक्ति की थी। बलबन ने 2000 अक्ताओं की जांच करवाई और पेंशन के बदले एकताओं के पुनर्ग्रहण का आदेश दिया था, परंतु दिल्ली के कोतवाल फखरुद्दीन के सलाह पर उसे ये आदेश वापस लेना पड़ा था। बलबन ने सैनिक इक्तेदारों सवारे कल्ब को 3 श्रेणियों में विभाजित किया था। सर्वप्रथम बलबन ने ही मुक्ता को अपना एवं अपनी सेना के व्यय का हिस्सा अलग करने के बाद जो है फवाजिल को सुल्तान के पास भेजने का नियम बनाया था। अलाउद्दीन खिलजी जिसने छोटी एकताओं को खालसा में बदल दिया था और एकता के बदले नगद वेतन देने की परिपाटी चलाई थी। गयासुद्दीन तुगलक ने एकताओं को राजस्व से मुक्ति की धनराशि तथा उसके अधीन सैनिकों के वेतन की धनराशि का स्पष्ट जो है विभाजन किया था। सुल्तान गयासुद्दीन ने जो है ये हमने देख लिया सैनिकों के वेतन की धनराशि जो है स्पष्ट का विभाजन किया था। मोहम्मद बिन तुगलक जो है इब्न बतूता बताता है कि मोहम्मद तुगलक के समय से ही प्रत्येक एकता को 2 अधिकारी नियुक्त होते थे। अमीर जो सैनिक अधिकारी था, दूसरा वली उल खराज यानी आर्थिक अधिकारी जो एकता की आय को एकत्र करता था। दूसरे मोहम्मद बिन तुगलक ने एकता में राजस्व वसूली की ठेका जो है मुकाता प्रथा या इजारीदारी प्रथा की शुरुआत भी की थी और इसका परिणाम अच्छे नहीं रहे थे। अब आते हैं फिरोज तुगलक। इसके काल में एकता हस्तांतरण की प्रथा कमजोर हुई क्योंकि फिरोज तुगलक ने इक्तेदारी को वंशानुगत बना दिया था। और तो यहाँ से क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट पूछता है कि कौन से दिल्ली सुल्तान ने इक्तेदार को वंशानुगत बना दिया था, तो याद रखिए फिरोज तुगलक के समय में। और पुनः भूमि के माध्यम से वेतन देना प्रारंभ कर दिया था जिसे वह वजह कहा करता था। इसे इत्तेलाकनामा का प्रचलन किया जो लगान से वेतन प्राप्त करने का नियुक्ति पत्र होता था। मुकाता प्रथा को प्रोत्साहन करते हुए फिरोज ने इस प्रथा का अत्यधिक जो है विस्तार कर दिया। लोधी काल में भूमि का पुनः हस्तांतरण बहुप्रचलित प्रथा हो गई। दिल्ली लोधी सुल्तानों में बड़े बड़े भूखंडों को अक्ताओं के रूप में आवंटित किया। एक विशेषता यह देखी गई कि अब से सेनापति अपने अधीन जो है एकता का विखंडन कर उसे अपने सैनिकों को वितरित करने लगे थे। वे अपनी एकता में से भू क्षेत्र का राजस्व भी वेतन के रूप में अपने सैनिकों को आवंटित करना शुरू कर दिया था। अब से इक़्तिदार को आधिकारिक रूप से वज़ेदार कहा जाने लगा था। सूर शासकों ने भी अपने अमीरों को वज़ादारी एकता प्रदान किया था। स्थानीय प्रशासन की बात करें तो प्रांतों का विभाजन जो है शकों यानी जिलों में हुआ करता था। सर्वप्रथम बलबन ने 1279 में जो है सिख का निर्माण किया और इन्हीं जिलों को लोदी एवं मुगल युग में सरकार की संज्ञा दी गई।
सिख का प्रमुख सिकदार होता था। सिख का विभाजन परगना में हुआ था। अफ़ी पहले इतिहासकार हैं जिन्होंने परगना शब्द का प्रयोग किया। इसके अनुसार फिरोज के काल में दोआब के 55 परगने थे। यहाँ आमिल परगने का मुख्य अधिकारी एवं मुशरिफ यानी लगान को निश्चित करने वाली की नियुक्ति की जाती थी। अब ग्राम प्रशासन देखते हैं। सबसे नीचे की प्रशासनिक इकाई जो है ग्राम हुआ करती थी। ग्राम थी जहाँ पर खुद या मुकद्दम चौधरी नामक पैतृक अधिकारी नियुक्त हुआ करते। वे अपनी भूमि का रियासती दर से लगान देते थे जिसे किस्मते खूती कहा जाते थे। किस्मते खूती यानी वे अपनी भूमि पर रियायती दर लगान देते थे। इसे किस्मत खूती कहा जाता था। कौन? ये खुद मुकद्दम चौधरी। उनकी खुद ही भूमि हुआ करती थी और उसका वो लगान देते थे जिसको किस्मत खूती कहा गया। दूसरे वे किसान सरकारी लगान के अतिरिक्त जो प्राप्त करते थे वो है हुकूक खूती कहलाता था। अलाउद्दीन ने खूतों का कठोरता से दमन किया था। उसने उनको लगान व्यवस्था से हटाकर ग्रामों में केंद्रीय कर्मचारियों जैसे आमिल, नवसिंदा, सरहंग, मुहे मुहेसिसल की नियुक्ति की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने पटवारियों के बहियों की निरीक्षण की प्रथा आरंभ की थी। इब्न बतूता 100 गांवों के मंडल की शासन की इकाई जो है सादी तथा 85 गांव के समूह जो है चौरासियों का उल्लेख करता है। अब बात करते हैं राजस्व व्यवस्था की। सल्तनत युग की वित्तीय नीति सुन्नी विधि विज्ञों की हनीफी शाखा के वित्त सिद्धांतों पर आधारित थी। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने राजस्व व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। मोहम्मद बिन तुगलक की आज्ञा से राजस्व विभाग ने सल्तनत की आय व्यय का विस्तृत लेखा तैयार करने का आरंभ किया ताकि समस्त राज्य में एक समरूप राजस्व व्यवस्था स्थापित की जा सके। फिरोज तुगलक के ही काल में राजस्व विभाग की संरचना पूर्ण रूप से विकसित हुई थी। फिरोज तुगलक ने केंद्र का राजस्व 6 करोड़ 25 लाख टन का जो है निश्चित किया था। इसे दोआब से जो है 80 लाख टन का की आय होती थी। तो दोआब उस क्षेत्र को बोलते हैं जहाँ पर दो नदियों के बीच का जो मैदान हुआ करता था उसको दोआब बोलते थे। अब जो है यहाँ पर भूमि के प्रकारों की बात है। भूमि की बातों की बात इसको देख लेते हैं। भूमि के प्रकार